नमस्कार बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं धन का निष्कासन। कौन से धन का निष्कासन? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो धन भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा है, उस धन के निष्कासन के संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये एक प्रकार का ऐसा धन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से ले जाकर और इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इसके बदले में भारतीयों को या भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। ये मुद्रा के रूप में जाता था, ये वस्तु के रूप में जाता था, कच्चे पदार्थ और अन्य माध्यमों के माध्यम से ये भारत से भेजा जा रहा था। बंगाल से धन के निष्कासन किस प्रकार हुआ, ये हमने अध्ययन किया। धन के निष्कासन के कारण क्या क्या रहे, धन के निष्कासन से अभिप्राय हमने पढ़ा और धन के निष्कासन के कारण अभी तक हमने अध्ययन किए। अब आज हम जानेंगे धन के निष्कासन के माध्यम, किस तरह से धन यहाँ से निष्कासित किया गया, उसके क्या क्या माध्यम थे। तो अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभ, कृषि के व्यवसायीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ को इंग्लैंड भेजा जाता था। इससे स्पष्ट है, अंग्रेजों द्वारा अर्जित लाभ यानी कि कृषि के व्यवसायीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ को इंग्लैंड भेजा जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। इंग्लैंड की सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए ऋण पर ब्याज। कंपनी के शासनकाल में भारत में साम्राज्य विस्तार और अन्य कार्यों के लिए इंग्लैंड की सरकार से समय समय पर ऋण लिया जाता था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि भारत का धन ही भारत के बाहर जाता था और वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता था, जिसके लिए उसे और धन और ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था और ये सब एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। 1792 में यह ऋण सूद के साथ 70 लाख और 1799 में 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 1857 में ये 6 करोड़ 90 लाख रुपए था और 1939 में ये राशि बढ़कर 88 करोड़ 92 लाख पौंड तक पहुंच गई थी। इस तरह इंग्लैंड की सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए ऋण पर जो ब्याज होता था, वो भी धन के निष्कासन का माध्यम था। रेलवे लाइन के निर्माण का लाभ। 1858 ईस्वी में कंपनी के शासन का अंत हो चुका था बच्चों। ये हमने देख ही लिया चार्टर एक्ट के माध्यम से, और भारत में धन की निकासी बंद नहीं हुई थी। 1853 में ब्रिटिश शासकों ने भारत में रेल का निर्माण शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के आंतरिक हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना और इंग्लैंड से आए तैयार माल को इन प्रदेशों तक भेजना था। इसका दूसरा लक्ष्य सेना को दूर दूर तक ले जाना था। इन उद्देश्यों के साथ साथ इसके निर्माण से ब्रिटिश पूंजीपतियों को भी लाभ पहुंचाना था। उनको ये गारंटी दी गई थी कि भारत के खजाने से एक निश्चित दर पर उन्हें मुनाफा दिया जाएगा। इस गारंटी से आश्वस्त होकर पूंजीपतियों ने निर्माण कार्य में आवश्यकता से बहुत अधिक धन व्यय किया। इससे सरकार को 1900 ईस्वी तक 4 करोड़ पौंड का नुकसान हुआ। अंग्रेज पूंजीपतियों को जो भी कुछ लाभ हुआ वो उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। तो रेल लाइन के निर्माण का लाभ किस तरह से हुआ वो हमने देखा, और उसके माध्यम से धन के निष्कासन या धन की निकासी किस तरह से इंग्लैंड में हुई। तो धन की निकासी के माध्यम में हमने पढ़ा अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभ, इंग्लैंड की सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए ऋण पर ब्याज, रेल लाइन के निर्माण का लाभ। अब बच्चों हम देखेंगे खदानों व मिलों से प्राप्त लाभ।
कोयले व लोहे की खदानों में भी अंग्रेज पूंजी लगाई हुई थी और उसका लाभ इंग्लैंड भेजा गया। अंग्रेजों द्वारा खोली गई कपड़े की मिलों से होने वाला लाभ भी यहाँ खर्च नहीं किया जाता था। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोयले व लोहे की जो खानें होती थी उनमें भी अंग्रेजी पूंजी लगाई गई और उसका लाभ इंग्लैंड भेजा गया। अंग्रेजों द्वारा खोली गई कपड़े की मिलों से, जो कपड़े की मिलें भारत में स्थापित की गई थी, उसका लाभ भी यहाँ खर्च नहीं किया जाता था। कहाँ खर्च किया था? वहाँ पे इंग्लैंड भेजा जाता था। नगद फसलों के उत्पादन और व्यापार से अर्जित लाभ। भारत सरकार ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को नगद फसलों के उत्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने इनसे अर्जित लाभ इंग्लैंड भेजा। तो बच्चों, हमने 3 कारण और जानने का प्रयास किया। एक तो खदानों से मिले लाभ, एक नकदी फसलों के उत्पादन और व्यापार से अर्जित लाभ। अब तीसरा हम देखेंगे होम चार्जेस। अब ये होम चार्जेस क्या थे? भारत से धन का निष्कासन होम चार्जेस के माध्यम से भी हुआ। इंग्लैंड की सरकार एक मोटी रकम सार्वजनिक कर्ज का सूद, गारंटी तथा सहायता प्राप्त रेलों के खाते में सूद सूद अर्थात ब्याज और वार्षिक लाभ, दूसरे निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त कर्ज पर सूद, छुट्टी पर गए हुए तथा सेवानिवृत्त सैनिकों एवं अंग्रेज अधिकारियों की पेंशन व भत्ता, इंग्लैंड में भारत सचिव के दफ्तर का व्यय अर्थात खर्च भारत सरकार से वसूल करती थी। भारत के विभिन्न भागों में खरीदे गए अंग्रेज सामान का मूल्य भी इससे आ जाता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा निजी रूप से इंग्लैंड भेजी गई धनराशि, विदेशी बैंकों, बीमा और जहाजी कंपनियों की सेवाएं, विदेशी उद्योग जैसे चाय बागान, पटसन के कारखानों और खानों के मुनाफे भी भेजे जाते थे। तो होम चार्जेस में जितने भी प्रकार के खर्च होते थे वो सब इंग्लैंड भेजे जाते थे। अब हम देखेंगे आगे युद्ध विद्रोहियों पर खर्च का भार। इसके अतिरिक्त सैनिक विद्रोह को दबाने का खर्च, चीन अबिसीनिया के युद्ध का खर्च, मिस्र के उपद्रवों में व्यय किया गया धन, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान में लड़े गए युद्धों का व्यय आदि भी भारत सरकार को वहन करना पड़ता था। इंग्लैंड में किया गया सैन्य खर्च। भारत के लिए इंग्लैंड में खरीदी जाने वाली सैन्य सामग्री व प्रशिक्षण का व्यय भी भारत सरकार को व्यय करना होता था। इंडिया हाउस का व्यय। इंडिया हाउस एक अमेरिकन विद्वान के अनुसार लंदन में ऐसा प्रत्येक सरकारी खर्च जिसका संबंध भारत से निकाला जा सकता था, जिसमें इंडिया हाउस की अंगीठी साफ करने वालों की मजदूरी, उन जहाज़ों का खर्च भी था जो चालू तो रहे किंतु किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए, बेजुबान भारतीय रैयत के सिर पर थोप दिया जाता था। स्टर्लिंग बैलेंसेस 1939 ईस्वी में भारत की ओर से इंग्लैंड ने युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी स्तर सैनिकों को रखने, प्रशिक्षण करने, शस्त्रों को खरीदने का खर्च भारत सरकार पर लाद दिया। विदेशी सैनिकों का खर्च भी भारत को सहन करना पड़ा।
विनिमय दर से हानि। भारत से जो धन इंग्लैंड जाता था उसे वहाँ की मुद्रा की दरों में लिया जाता था। इसे भी भारत को भुगतना पड़ता था।